वादी कश्मीर में साल 2021 में 171 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। उनमें 19 पाकिस्तानी मिलिटेंट शामिल है। गुज़िश्ता बरस 37 आम शहरी हलाक हो गए हैं, मगर इस साल 34 आम शहरी हलाक हो गए हैं। इस बात की जानकारी आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दी। एक्टिव एस्टेंट टेररिस्ट का है। नॉर्थ कश्मीर में 65 है, सेंट्रल कश्मीर में 16, साउथ कश्मीर में अभी भी ज़्यादा है 87। और जो आइडेंटिफाइड कैटेगराइज टेररिस्ट है हमारे पास अभी 168 है। बीडीएल मैनेजमेंट हम लोगों का पिछले साल का, अगर इस साल का सबसे बड़ा कमी माना जाएगा जम्मू कश्मीर पुलिस का, तो ये गिलानी का जो पिछले 10 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, बहुत एप्रीहेंशन आप लोग भी था, हम लोगों को था, और जिस ढंग से पाकिस्तान ब्लूप्रिंट देता था प्रोटेस्ट करने का, मोबिलाइज करता था और यहाँ के सेपरेटिस्ट करते थे, तो उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया पिछले साल का इस साल का जो सबसे बढ़िया अचीवमेंट है। ये जो मैनेजमेंट है, कहीं पथराव नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुए, कोई सिविलियन नहीं मारे गए। पूरा इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है आवाम का है। लोगों ने हम लोग पर ट्रस्ट किया। हड़ताल को पहले फ्रिक्वेंटली होता था, हुर्रियत का वो बंद हो गया है। टेररिस्ट में जो जितने भी लॉन्ग सर्वाइविंग टेररिस्ट सारे मारे गए इस साल में। सिक्योरिटी फोर्स का किलिंग लास्ट ईयर 57 हुआ था, इस बार 29 हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का 29 में से 9 है। मुझे दुख है एज ए कश्मीर पुलिस चीफ कि मेरे टेन्योर में इस साल ज़्यादा फोर्स के पुलिस फोर्स के लोग मारे गए। मैं लेकिन ये भी खुशी है कि जितना भी टेरर क्राइम हुआ अभी तक में जम्मू कश्मीर पुलिस पर 16 बार अटैक हुआ है, जिसमें 20 लोग शहीद हुए हैं। उसमें से हम लोग सारे केस को आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की 46वीं मीटिंग हुई, जिसकी सदारत मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने की। मीटिंग में सीनियर सरकारी अफसरान के अलावा तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए खजाना ने भी शिरकत की। वाज़ेह हो कि हिंदुस्तान का 2022-23 का आम बजट 1 फरवरी 2022 को वजीर खजाना निर्मला सीतारमन पेश करेंगी। ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत का अपनी दूसरी मुद्दत कार में चौथा बजट होगा। पीयूष जैन के बाद इनकम टैक्स की टीम ने कन्नौज के 2 और इत्र ताजरों पर छापा मारा है। अखिलेश यादव के करीबी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन के ठिकाने पर भी छापा मारा गया है। इनकम टैक्स की टीम आज सुबह 7 बजे कन्नौज पहुंची और पुष्पराज जैन के घर और दफ्तर पर छापा मारा। जराये के मुताबिक एसपी के कौमी सदर अखिलेश यादव आज पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव आज कन्नौज में पम्मी जैन के घर जाने का प्रोग्राम भी था। पम्मी जैन जो फिलहाल एसपी एमएलसी हैं, वाज़ेह हो कि इससे कबल कानपुर और कन्नौज में ताजुर पीर जैन के घर से 190 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई थी। यूपी में इंतखाबी माहौल के दरमियान मुसलसल छापों के दूसरे माने भी निकाले जा रहे हैं। अपोजिशन इन छापों को लेकर मोदी योगी हुकूमत पर हमला कर रहे हैं। के अंदर में जिस तरह से समाजवादी की रैली में जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, हर वर्ग की, हर धर्म की जनता रोड पे आ गई है। उस समाजवादी के समर्थन में वो यहाँ बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये भीड़ देख के घबरा गई है, परेशान हो गई है, बदमाश हो गई है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे हथकंडे अपनाना चाहती है। अब वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विदाई का मन बना लिया है। हरिद्वार धर्म संसद में मुस्लिम तबके के खिलाफ इश्तिआल अंगेज तकरीर के बाद अब हिंदू महासभा की कौमी सेक्रेटरी पूजा पांडे उर्फ अनुपूर्णा ने गांधी जी के खिलाफ काली चरण के नाजेबा अल्फाज की न सिर्फ हिमायत की और उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए अपना एतराज जाहिर किया है, बल्कि गांधी जी के कत्ल की हिमायत करते हुए एक बार फिर नाम लिए बगैर महात्मा गांधी के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। हरिद्वार से अलीगढ़ लौटने के दौरान पूजा ने मेरठ में हिंदू महासभा के दफ्तर में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। जनवरी में अलीगढ़ में एक और धर्म संसद के इनेकाद का भी ऐलान किया। आज नाथूराम गोडसे जी के मंदिर में नमन करने आई हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अभी कालीचरण जी को गिरफ्तार किया गया है, अनैतिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जो कि गलत है। मर्यादा विहीन शब्दों की तो हम भी आलोचना करते हैं,
परंतु जिस सत्य को उन्होंने रखा है और अभी हम भी रखते आ रहे हैं, तो ऐसे में संवैधानिक अधिकारों का गलत प्रयोग किया गया है उनको गिरफ्तार करके, क्योंकि जो भी धाराएं बनती हैं वो 7 साल से नीचे की हैं, तो उनको तत्काल जमानत होनी चाहिए। तो गोडसे जी को नमन करने आए हैं कि कोई बात नहीं, आपने जिस तरीके से पूर्व में राक्षस का वध किया, अब नए राक्षसों का वध करने का भी समय आ गया है। हिंदू ध्रुवीकरण ज़रूरी है क्योंकि हमारे संस्थान के मुखिया जो हैं हिंदू महासभा के, वो वीर सावरकर जी हैं, और उनका एक बड़ा सपने वाला जो स्लोगन है कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदू का सैनिकीकरण। तो निश्चित तौर पर हिंदुओं के वोटों की ध्रुवीकरण की तो आवश्यकता है। हिंदू महासभा चूँकि एक राजनीतिक पार्टी है, तो इसके अंतर्गत तो मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ और हम आह्वान करते हैं कि एकजुटता का परिचय देना चाहिए और हिंदू हृदय सम्राट को ही वो लेकर के आएँ, फिर वो चाहे कोई भी हो। लेकिन एक संत होने के नाते मेरा सबसे आह्वान है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ सनातन रक्षार्थ और सनातन प्रेमियों ऐसे व्यक्ति को ही राजनीति में आना चाहिए। और आने वाले समय में 22-23 जनवरी को हमने अभी हरिद्वार से इस चीज़ की पुष्टि की है और इसका ऐलान किया है कि एक हरिगढ़ में, यानी जो अलीगढ़ है, वहाँ पर एक धर्म संसद का आयोजन रखा गया है, जिसमें विषय ही ये है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संतों की राजनीति में संतों की भूमिका। गुरुग्राम में खुले में नमाज जुमा अदा करने पर तनाज़े के बीच हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने बेतुका तबसरा किया है। उन्होंने जुमे की इज्तिमात को ताकत का मुजाहिरा करने का आला बताया है। दिल्ली में एक मीडिया से बात करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कुछ लोग नमाज को ताकत का मुजाहिरा करने का इवेंट बना रहे हैं। खट्टर के मुताबिक अगर कोई अवामी मकाम पर इबादत करना चाहता है तो उसे इंतजामिया से बात करनी चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम के लिए ये ज़ाब्ते हैं जो हर एक मजहब के लिए यकसा है। ख्याल रहे कि अवामी मकामात पर नमाज अदा करने को कबूल नहीं किया जाएगा। ख्याल रहे कि हिंदू तंजीमें खुले में नमाज अदा करने की मुसलसल मुखालफत कर रहे हैं और इस अमल में रखना डाल रहे हैं। पिरान केलर दरगाह पर हाजिरी मामले पर योग गुरु बाबा रामदेव ने वजाहत की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि उनके हामी केलर शरीफ गए थे जिनका ताल्लुक कर्नाटक से था। रामदेव ने ट्वीट में लिखा है कि वो जुनूनियत और अंधी तकलीद के सख्त मुखालिफ है। रामदेव के मुताबिक उनसे हसद करने वाले कुछ लोग साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने के लिए झूठे और बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहे हैं। रामदेव के केलर शरीफ दरगाह पर हाजिरी देने और चादर पेश करने की खबर सुर्खियों में आई थी, जिस पर हरिद्वार संत समाज में रामदेव के खिलाफ नाराजगी पाई जाती है। इंसदादे शादी अतफाल तरमीमी बिल 2021 को लेकर मुल्क भर में एक बेचैनी देखने को मिल रही है। लोग अफरा तफरी में अपने 21 साल से कम उम्र के बच्चों का निकाह करा रहे हैं। ऐसे में हम ये मालूमात देना ज़रूरी समझते हैं कि फ़िलहाल इंसदादे शादी अतफाल तरमीमी बिल 2021 से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए जानना जरूरी है कि अभी तक इंसदादे शादी इत्फाल तरमीमी बिल 2021 सिर्फ बिल है जो कानून नहीं बना है। हमारे लिए जानना जरूरी है कि किसी बिल को कानून बनाने के लिए हुकूमत को किसी भी बिल को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंजूर कराना जरूरी होता है। इसके बाद इस बिल को सदर जमहूरिया के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है और सदर जमहूरिया की दस्तखत के बाद पार्लियामेंट में मंजूर शुदा बिल कानून बनता है, जिस पर अमल आवरी नहीं करने की सूरत में कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ता है। हम अपने नाजरीन को ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि इंसदाद शादी इत्फाल तरमीमी बिल 2021 पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में सिर्फ लोकसभा में पेश किया गया था, जिसकी कांग्रेस, MIM और TMC समेत कई सियासी जमातों ने मुखालफत की थी, जिसके बाद इस बिल को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है।
इसलिए जो लोग इस बिल की वजह से अपने बच्चों की शादी कराने में जल्दबाजी का मुजाहिरा कर रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि इंसदाद शादी इत्फाल तरमीमी बिल 2021 अभी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास है। कमेटी की तरफ से अगर इस बिल को हरी झंडी मिलती है तो ये बिल दोबारा लोकसभा में पेश किया जाएगा। यहाँ मंजूर हुआ तो राज्यसभा में पेश किया जाएगा और यहाँ भी मंजूर हो गया तो फिर इस बिल को सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए रवाना किया जाएगा। अब ये बात वाज़ेह है कि निकाह में जल्दबाजी करने की फिलहाल कोई वजह नहीं है, क्योंकि अभी यही वाज़ेह नहीं है कि इस बिल को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी मंजूर करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आईटी ने पुष्पराज जैन के घर पर छापा मारा है। पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। जराये के मुताबिक पुष्प जैन के घर पर छापे के दौरान एजेंसी के हाथ पुष्पराज जैन का कनेक्शन मिला था। आईटी ने परफ्यूम बिजनेसमैन पुष्पराज जैन के घर, दफ्तर समेत कई जगहों पर छापामार कार्रवाई की है। डीडीजीआई की टीम पुष्पराज जैन की दोनों फैक्ट्रियों और घरों पर छापे मार रही है। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी के बाद अब दो बड़े व्यापारी के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से कन्नौज में उनके कारखानों पर छापेमारी हुई है, जिसमें पंपी जैन और मलिक के यहाँ छापेमारी जारी है, वहीं कानपुर में इस ऑफिस में जो कि पंपी जैन का बताया जा रहा है, यहाँ पे भी अभी छापेमारी की कार्रवाई होगी। यहाँ पर टीम पहुँच चुकी है, लेकिन ताला तोड़ने के लिए यहाँ पर जो है बुलाया गया है, टीम ने यहाँ पर बुलाया है। जिस तरह से ये देख सकते हैं कि ये ऑफिस कानपुर के एक्सप्रेस रोड पर मौजूद है। यहाँ पर जिस तरह से इत्र कारोबारियों का काला धन जिस तरह से पिछले दिनों बरामद हुआ था कानपुर के आनंदपुरी में, उस तरीके से जिस तरह से जहाँ यहाँ पर कार्रवाई के लिए यहाँ पर टीम पहुँच चुकी है। अब देखना होगा किस तरह से यहाँ पर क्या बरामदगी होती है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने हैदरपुरा एनकाउंटर से मुतल्लिक पुलिस की जांच पर सवाल उठाने वालों को इंतबाह दिया है कि वो लोगों को उकसाने से बाज आए। कुमार ने कहा कि सिर्फ अदालत ही ये फैसला कर सकती है कि जांच सही है या गलत। विजय कुमार ने कहा कि वजारत आला के ओहदे पर फाइज रहने वाले लीडरान को ये बात मालूम होती है कि पुलिसिंग क्या होती है। डेमोक्रेटिक सेटअप में मीडिया वाले को, पॉलिटिशियन को, इवन की फैमिली को अधिकार है कि मैं इस तफ्तीश से मुतमिन नहीं हूँ, आप हायर लेवल करो, आप एनआईए को दो, सीबीआई को दो, हाई कोर्ट को दो, हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन किसी की तफ्तीश को खरा या बुरा ये डिसाइड ऑनरेबल कोर्ट करेगा। एसआईटी क्या है? एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक डीआईजी रैंक ऑफिसर वो केस को चार्जशीट करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट को सबमिट करेगा। जुडिशियल डिटरमिनेशन होगा, कोर्ट जज डिसाइड करेगा ये खरा बुरा है। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं करेगा, फैमिली मेंबर नहीं करेगा, मीडिया वाला नहीं कर सकता है कि कॉन्केटेड है, उसको कोई राइट नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने प्रोफेशन जानता है। और ऐसे लोग बोले जो हायर पोस्ट पर हैं और सीएम रहे और उसके अंदर होम डिपार्टमेंट होता है, उसको पता पूरा पुलिसिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसा हो, क्या होता है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि हम क्लीन चिट दे दिए, ये मेरा एक एक पेज, एक एक एविडेंस कोर्ट डिसाइड, जज डिसाइड करेगा। हम लोग नहीं करने वाले कुछ नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे लीडर को रिक्वेस्ट करता हूं, एडवाइस करता हूं कि पब्लिक को इंस्टिगेट नहीं करें, लेट द कोर्ट डिसाइड। अगर कोर्ट को यही होला कि गलत है तो कोर्ट उसको कहेगा फिर से तफ्तीश करो, एनआईए को दे दो, सीबीआई को दे दो। कर देखिए आज के डेट में पाकिस्तान को किसी से डर लगता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस से डर लगता है। आप देखें कि जितना भी इनकाउंटर, जब मिलिटेंसी तब खत्म होगा जब स्टेट पुलिस उसमें आगे आती है। पंजाब की मिलिटेंसी तब खत्म हो गया जब वहां की पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस को आगे सेंट्रल रोल में है और आगे मेहनत करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। इस ये जो पीस का, डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन मिलिटेंसी है और टेररिज्म है, आतंकवाद, इसको जम्मू कश्मीर ही पुलिस खत्म कर सकता है। ठीक है, हमको इसमें आर्मी, सिक्योरिटी फोर्स असिस्ट करेगी, लेकिन आज नहीं कल जम्मू कश्मीर पुलिस को सेंट्रल रोल आना पड़ेगा। इंक्रीज हुआ कि पाकिस्तान के मॉडल सेपेंडी है कि जेएनके पुलिस को डिमोलाइज करो, लेकिन जेएनके पुलिस के भी डिमोलाइज होने वाली है।
पूरे मुल्क में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसा मालूम होता है कि तीसरी लहर शायद दस्तक देने वाली है। ऐसे में चाहे रियासी हुकूमतें हो या मरकजी सरकार हो, वो मुतहरिक हो गई हैं, तशवीश में मुब्तला होती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के 5000 से ज्यादा, जबकि दिल्ली में 1313 मामले दर्ज किए गए हैं। मुल्क में ओमाइक्रॉन के मामले 1100 से तजावुज कर गए हैं। वजारत सेहत की निगाहें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात समेत उन 6 रियासतों पर हैं जहां गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान कोरोना और ओमाइक्रॉन के मामलों में तेजी आई है। 24 से 30 दिसंबर के बीच महाराष्ट्र में 13,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए, जो 17 से 23 दिसंबर के बीच दर्ज किए गए मामलों के मुकाबले 117% ज्यादा है। महाराष्ट्र की पॉजिटिविटी रेट इस हफ्ते 2.59% तक पहुंच गई है, जबकि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 0.2% से 1% हो गई है। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और मगरबी बंगाल में भी कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों के पेश नजर हुकूमत ने नई गाइडलाइन जारी की है। जश्न साल नौ की तकरीबात और समाजी, सकाफती, मजहबी और सियासी इज्तिमात के हवाले से नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक बंद या खुली जगहों पर शादी की तकरीबात में 50 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी, जबकि आखिरी रसूमात में 20 अफराद शामिल हो सकेंगे। समंदर के साहिल और खुली जगहों पर अथॉरिटी जरूरत पड़ने पर दफा 144 का निफाज करेगी। इम्तनाई अहकामात इंसानी जान को दरपेश खतरात को टालने, सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ और वायरस के फैलाव को कम करने के लिए जारी किए गए हैं। इन ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस हवाले से जगह जगह पुलिस चौकस है, कोरोना गाइडलाइन पर अमल न करने वालों पर नजर रख रही है। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। एक दिन में 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, उनमें 198 ओमाइक्रॉन के नए मामले भी शामिल हैं। देखिए, ओमिक्रॉन शुरू से हमें मालूम है कि ये डेल्टा से भी जल्दी फैलता है, 3 टाइम्स हायर इसकी फैलने की क्षमता है। और अब देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले नाम मात्र केस थे, सडन सर्ज आ गया है और ना सिर्फ ये जल्दी से फैल रहा है, एक जो गलत धारणा लोग लेके बैठे कि ये माइल्ड है, ऐसा कुछ है नहीं। जब ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज को इन्वॉल्व करेगा, जब ये कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स को इन्वॉल्व करेगा, तो ये सीरियस भी होगा। अगर आप पिछले 5-6 दिन में देखें तो दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल प्रॉब्ली ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर आप कल अपने हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर जैन की बात सुने तो कह रहे हैं कि शायद कम्युनिटी में भी स्प्रेड होना शुरू हो गया है वो। सो प्लीज बी केयरफुल। और ज्यादातर अब ये ओमिक्रॉन के हो रहे हैं, जितने भी कोविड। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुल्क में ओमाइक्रॉन का कहर देखने को मिल रहा है। कहर बर्पा हो गया है ओमाइक्रॉन का। राजस्थान में एक शख्स की ओमाइक्रॉन से मौत हुई है। उदयपुर में 73 साल के शख्स ने दम तोड़ा है। पोस्ट कोविड निमोनिया से मौत हुई है। आपको बता दें, राजस्थान में एक शख्स की ओमाइक्रॉन से मौत हुई है पोस्ट कोविड निमोनिया की वजह से। उदयपुर में 73 साल के शख्स ने दम तोड़ दिया है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करें। ओमाइक्रॉन का कहर मुल्क पे असर करता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।